Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Underworld Awakening. ये इस सीरीज की चौथी कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उन तीनों पार्ट्स को एक बार जरूर देख लेंगे तो आपको इस चौथे पार्ट से उसका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। आप इस कहानी से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। कहानी के शुरू में हमें ये पता चलता है कि तीसरे पार्ट की एंडिंग में जब सलीन और माइकल ने विलियम और मार्कस को मारकर इस पूरी दुनिया से भेड़ियों और वैम्पायर्स का साम्राज्य खत्म किया था, लेकिन तब सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से कहानी बढ़ती है 10 साल आगे और हमें पता चलता है कि भेड़िए और वैम्पायर्स वापस इंसानों की दुनिया में आ चुके हैं और इंसान अब उनसे परेशान होकर खुद आपस में नहीं लड़ते। वो लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स और उन वेयरवुल्फ से। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इंसानों ने उनसे लड़ने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, यानी कि अब वो वैम्पायर से लड़ने के लिए अल्ट्रा वायलेट बुलेट्स का यूज करते हैं और साथ ही भेड़ियों से लड़ने के लिए वो सिल्वर नाइट्रेट की गोलियों का यूज करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि शहर में काफी अफरा तफरी मची होती है। हर कोई अपने घर में किसी भेड़िए को पनाह दिया हुआ होता है और साथ ही कोई वैम्पायर को अपने घर में पनाह दिए हुए होते हैं। लेकिन पुलिस एक एक के घर में जाकर उन्हें चेक कर कर ये पता कर लेती है कि कहां पर कौन भेड़िया है और कौन वैम्पायर, और जैसे ही उन्हें कोई संदिग्ध मिलता है वो उसे वहीं जान से मार देते हैं। इसी के चलते अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल, जो कि सलीन के साथ में रहता है, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इंसानों की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। वो एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर कोई भी पुलिस उनका पीछा ना कर सके और वो अपनी जिंदगी को चैनो अमन से जी सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब माइकल सलीम के साथ में जाने के लिए एक बंदरगाह पर एक जहाज का इंतजाम करता है, उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है। सलीम उन पुलिस वालों को रोकने की काफी कोशिश करती है, उनसे काफी लड़ती भी है, लेकिन उन पुलिस वालों की एक गोली माइकल को लग जाती है और माइकल समुद्र में गिर जाता है। माइकल को बचाने के लिए सलीम भी पानी में कूद जाती है और उसे बचाने की ट्राई करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस पानी के अंदर एक बम फेंक देते हैं और वो बम थोड़ी ही देर में एक्सप्लोड हो जाता है। और जैसे ही बम एक्सप्लोड होता है, सलीन और माइकल दोनों दूर दूर चले जाते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 12 साल। हम देखते हैं कि सलीन एक डीप फ्रीज यानी कि एक चैम्बर में कैद है और तभी वहां पर एक इंसान आकर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि सलीन का डीप स्लीप चेंबर जो है उसकी बर्फ पिघलने लगती है और सलीन वहां से बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं कि वो जो लैब है जिसका नाम है एंटीजन लैब, वहां पर स्पीकर्स में सिर्फ और सिर्फ ये बातें हो रही है कि सब्जेक्ट 2 भाग निकला है, सब्जेक्ट 2 भाग निकला है। और हम देखते हैं कि ये बात सलीन को भी पता चलती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सलीन को सब्जेक्ट 2 के कुछ विजन्स आने लगते हैं, यानी कि सब्जेक्ट 2 जहां जहां पर भी जा रहा होता है, सलीन को उन सभी बातों का पता लगने लगता है। अब हम देखते हैं कि सलीन उन विजन्स के थ्रू उस सब्जेक्ट 2 का पीछा करने लगती है, लेकिन एंटीजन लैब के जो भी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले हैं वो सलीन का पीछा करने लगते हैं और सलीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सलीन को अपना सूट मिल जाता है और वो अपना सूट पहनकर उस एंटीजन लैब से बाहर निकल जाती है। और जब वो बाहर निकल रही होती है तब वहां पर कुछ सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां का एक साइंटिस्ट उन सभी सिक्योरिटी वालों को कहता है कि नहीं, उसे जाने दो, वो हमें सब्जेक्ट 2 तक पहुंचाएगी। और ये बात सुन लेती है सलीन। लेकिन अब सब्जेक्ट 2 कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि सलीन वहां से उसी पोर्ट यानी कि उसी बंदरगाह पर जाती है जहां पर माइकल उसे मिला था। हम देखते हैं कि वहां पर एक पुलिस वाला आता है और वो सलीन को कहता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये बंदरगाह तो काफी दिनों पहले बंद हो चुका है, यहाँ पर किसी भी इंसान का होना सही बात नहीं है। तो वहां पर सलीन उस पुलिस वाले से पूछती है कि आखिर ये कितने दिन पहले बंद हुआ था? तो वहां पर वो पुलिस वाला बताता है कि अप्रोक्स 12 साल हो चुके हैं जब ये बंदरगाह बंद हो चुका है। तब सलीन को लगता है कि वो 12 सालों से उस डीप स्लीप चेंबर में थी, एक बर्फ में जमी हुई गुड़िया की तरह। अब इन 12 सालों में क्या क्या बीता है इसके बारे में सलीन को कुछ भी पता नहीं होता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब्जेक्ट 2 अब शहर के अंदर आतंक मचा रही है। वो काफी लोगों को जान से मार रही है, उनका खून पी रही है और शहर में काफी अफरा तफरी मची हुई है। तभी कुछ पुलिस वाले भी अब सब्जेक्ट 2 को ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि वो उसे पकड़े और जान से मार दे। लेकिन हम ये देखते हैं उन सभी पुलिस की बातों को सलीन साइड में खड़े होकर सुन लेती है। लेकिन यहाँ पर हम एक इंसान को और देखते हैं जिसका नाम है डेविड। ये डेविड भी एक वैम्पायर है और ये भी उन पुलिस वालों की बातों को सुन लेता है कि पुलिस वाले अब सब्जेक्ट 2 को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि सलीन को और भी विजन्स आने लगते हैं
कि सब्जेक्ट टू कहाँ कहाँ जा रहा है। अब सेलिन सोचती है कि ये माइकल है, मुझे माइकल की मदद करनी पड़ेगी। और वो सेलिन एक टनल में पहुंचती है जहां पर हम देखते हैं कि 3 भेड़िए यानी कि 3 वेयरवुल्फ ऑलरेडी वहां पर किसी को मारकर उसका शिकार करके उसे खा रहे होते हैं। तब वहां पर सेलिन उन भेड़ियों को मारने लगती है, लेकिन उन 3 भेड़ियों की आवाज सुनकर वहां पर कई और भी भेड़िए आ जाते हैं और वो सेलिन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेविड, जो कि एक वैम्पायर है, वो उसी वक्त वहां पर आता है और सेलिन की मदद करने लगता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम में से एक हूं, हमें मिलकर इन भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि सेलिन और डेविड साथ में मिलकर उन भेड़ियों का सफाया करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फिर से सेलिन को विजन्स आने लगते हैं। तो इस बार सेलिन सोचती है कि इन विजन्स का पीछा करके मैं माइकल तक जरूर पहुंच के रहूंगी। और जब सेलिन उन विजन्स का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि वो माइकल नहीं, वो एक छोटी सी लड़की है। तब वहां पर सेलिन उस लड़की को कहती है कि यहाँ पर जान का खतरा है, तुम हमारे साथ चलो वरना यहाँ पर भेड़िए आकर तुम्हें जान से मार देंगे। और हम देखते हैं कि डेविड उस लड़की को उठाता है जिसका नाम होता है ईव। अब हमें बाद में पता चलता है कि ईव आखिर है कौन। हम देखते हैं कि डेविड ईव को अपनी गोद में उठाकर एक ट्रक के पास जाता है। सेलिन, डेविड और ईव अब उस ट्रक के अंदर एक खुफिया जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि काफी सारे भेड़िए आकर उन पर हमला कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेलिन उन पर काफी ज्यादा गोलियां बरसाती है ताकि वो उनके पीछे से चले जाए और उनका पीछा ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से एक भेड़िया आकर उस ट्रक का दरवाजा खोल देता है और ईव पर हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ईव वो भी एक नॉर्मल बच्ची या एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, वो भी एक आधी वैम्पायर और एक आधी वेयरवुल्फ है। वो अपने असली रूप में आती है और उस भेड़िए का सर फाड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उन तीनों भेड़ियों की मुठभेड़ से हम देखते हैं कि वहां पर सेलिन भी घायल हो जाती है और साथ में डेविड भी घायल हो जाता है, लेकिन वो कैसे तैसे करके उस जगह से वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से एक गाड़ी और आती है और उसमें एक आदमी बैठा होता है। इस आदमी का नाम होता है क्विंट। हालांकि वो भी इन भेड़ियों से मिला हुआ होता है, लेकिन जब वो अपने मरे हुए दोस्तों को रोड पर देखता है तो वो उनकी मदद नहीं करता और वो वहां से आगे निकल जाता है। तब आगे हम देखते हैं कि डेविड सेलिन और उस ईव को लेकर पहुंचता है अपने खुफिया अड्डे पर, जो कि अब एक वैम्पायर्स का बहुत ही पुराना अड्डा है। हम देखते हैं कि डेविड उन्हें लेकर पहुंचता है एक डैम के पास में। डैम के पास में एक नीचे गड्ढा होता है जिसके अंदर वो एक चाबी लगाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहां का दरवाजा उस चाबी के साथ में खुलता है। वहां से ईव, सेलिन और डेविड उस गड्ढे के अंदर जाते हैं और हमें दिखता है एक छुपा हुआ साम्राज्य जो कि है वैम्पायर्स का। अंदर जाने के बाद डेविड उस बच्ची को एक छोटी सी टेबल पर रख देता है जो कि पत्थर की होती है और साथ ही वो अपने डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि इस बच्ची को भेड़ियों ने घायल किया है, तुम यहाँ आकर इस बच्ची को देखो और इस बच्ची के अंदर हो रहे चेंजमेंट्स को भी ऑब्जर्व करो ताकि हमें पता चल सके कि ये बच्ची आखिर है क्या। तब वहां की वैम्पायर्स की एक डॉक्टर आती है और उस बच्ची को देखने लगती है। तब वो कहती है कि ये आधी वैम्पायर और आधी वेयरवुल्फ है, यानी कि ये एक बिल्कुल न्यू ब्रीड है, तुम्हें यहाँ कहाँ पर मिली। तब डेविड बताता है कि ये इस सेलिन के साथ में थी। और जब सारे वहां के लोग सेलिन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सेलिन एक मौत की सौदागर है जिसने 6ठी सदी के अंदर काफी लोगों को मौत के घाट उतारा था। तब वहां का सरदार यानी कि थॉमस वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम सेलिन हो और तुम एक मौत की सौदागर हो, तुम्ही ने पास्ट में काफी सारे भेड़ियों को मारा था, इसकी वजह से अब वो भेड़िए हम वैम्पायर्स के जान के दुश्मन बन चुके हैं, तुम्हारा यहाँ पर होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की ईव अपने दर्द से करहा रही होती है। तब वो डॉक्टर ईव से पूछती है कि आखिर तुमने लास्ट बार खाना कब खाया था। तो लड़की बोलती है खाना क्या होता है। तब वहां पर थॉमस कहता है कि इस लड़की को खून पिलाओ, ये एक आधी वैम्पायर और एक आधी भेड़िया है, खून पीने से शायद ये सही हो जाए। तब वहां पर वो डॉक्टर अपना हाथ काटती है और उस लड़की को अपना खून पिलाती है और हम देखते हैं कि खून पीने के जस्ट 2 मिनट बाद में उस लड़की के सारे घाव भरने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर भी उसका खून बह रहा होता है वो खून बहना भी बंद हो जाता है। तब उन सभी वैम्पायर्स को पता चलता है कि इस लड़की के अंदर भेड़ियों की भी शक्ति है, इसकी वजह से इसकी हीलिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी किसी भी घाव को जल्दी से जल्दी हील करने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर थॉमस, जो साम्राज्य का हेड होता है, जो अभी तक इतने सालों तक वैम्पायर्स की छवि को छुपाते आया होता है, वो आकर सेलिन को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो इंसानी लोग यानी कि जो पुलिस वाले हैं वो भी हम पर हमला कर देंगे और साथ ही भेड़ियों को भी हमारी लोकेशन को पता चल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ।
लेकिन सेलिन कहती है कि मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है, मेरी बेटी बस घायल है, जैसे ही वो ठीक हो जाएगी तब मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि सेलिन अपनी बेटी ईव के रूम में जाती है और उससे बात करने लगती है। तब ईव कहती है कि आप मेरी मम्मी हो, लेकिन आपको मुझसे मिलकर क्या खुशी नहीं हुई, मैं आपकी बेटी हूँ। तब वहां पर सेलिन कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कल की बात है जब मैं माइकल के साथ उसे बचाने के लिए पानी में कूदी थी, और आज जब मैं देखती हूँ तो माइकल यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ पर हो। इस सारी बात को ऐसा लगता है जैसे मानो एक दिन बीता हो, तो मैं खुश कैसे होंगी। हालांकि मुझे माइकल से बहुत प्यार था और अब मुझे पता चला है कि तुम भी मेरी बेटी हो। जिस तरीके से मैंने माइकल को सहारा दिया था, उसकी मदद करी थी, मैं भी मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस साम्राज्य में, यानी कि जो वो खुफिया अड्डा था, वहां पर काफी ज्यादा जोरों की आवाजें आने लगती है लोगों के आने की। तो वो वैम्पायर समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर पुलिस का हमला होने वाला है और वो सभी अपनी गन्स को निकालना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर इंसानों की जगह भेड़िए आकर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि वैम्पायर्स ने इंसानों की गोलियों वाली बंदूक निकाली होती है, तो वो एकदम से भौचक्के के हो जाते हैं कि यहाँ पर इंसानों की जगह भेड़ियों का हमला कैसा हुआ। अब हमें अपनी गन्स को बदलने की जरूरत है, यानी कि अब हमें सिल्वर नाइट्रेट की गोलियों से उन पर हमला करना पड़ेगा, तभी उनके ऊपर असर होगा, अदरवाइज वो हम सभी को जान से मार देंगे। और हम देखते हैं कि वैम्पायर्स अपनी गन्स को चेंज करते हैं। तभी सेलिन भी उनका साथ देती है और कहती है कि मैं एक मौत की सौदागर हूँ, मैं खास तरीके से ट्रेंड हूँ इन सभी भेड़ियों को जान से मारने के लिए। और सेलिन वहां पर उन सभी का साथ देती है उन भेड़ियों को जान से मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी भेड़िए उन पर हावी होने लगते हैं, काफी सारे वैम्पायर्स उस लड़ाई के अंदर मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसी की जोर से चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उन सभी का सरदार, यानी कि उन सभी का बाप, जो कि एक बहुत ही बड़ा भेड़िया है, वो वहां पर एंट्री लेता है। और जैसे ही सेलिन पीछे से उसे आते हुए देखती है, सेलिन उस पर काफी सारी गोलियां चलाती है, लेकिन उस भेड़िए पर उसका कोई भी असर नहीं होता। और जैसे ही वो भेड़िया उस सलीन के सामने आता है तो हमें पता चलता है कि वो तो साइज में दुगना है। और सलीन उस पर चाकू से, तलवार से काफी ज्यादा वार करती है, लेकिन जितनी भी वार सलीन उस भेड़िए पे करती है, उस भेड़िए की हीलिंग पावर इतनी खास होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो हैंड टू हैंड उन घावों को भर देता है और हील हो जाता है। और तभी वो बड़ा भेड़िया सलीन को एक बहुत ही जोर का मुक्का मारता है और सलीन जाकर एक दीवार में टकरा जाती है और उस पर काफी सारी लकड़ी की तस्वीरें और लकड़ियां गिर जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे मलबे में दब जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों को एंटीजन लैब पर कुछ शक होता है और वो जाकर एंटीजन लैब के हेड से बात करने के लिए पहुंचते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। हमें ये पता चला है कि यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट यहाँ से भाग निकला है। तब वहां का हेड उन्हें बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी की सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सारी प्रक्रिया हमारे कब्जे के अंदर है और हम सब कुछ ठीक से जनरेट कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले और निश्चिंत होकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो घपला जरूर है, मैं इसकी जांच पड़ताल करके रहूंगा। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सेलिन उस मलबे से निकलकर बाहर आती है और वो देखती है कि काफी सारे वैम्पायर्स अब जख्मी हो चुके होते हैं और उसी लड़ाई के अंदर हम देखते हैं कि डेविड भी मर चुका होता है। अब सेलिन को इस बात का काफी गुस्सा आता है, लेकिन तब सेलिन अपनी बेटी ईव को ढूंढने लगती है कि मेरी बेटी आखिर है कहाँ। तब वहां पर थॉमस आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को उन भेड़ियों को गिफ्ट में दे दिया ताकि वो हम सभी की जान बख्श दें। तब वहां पर सेलिन कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनके साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए इस बेटी को क्यों दे दिया, क्योंकि वो इसका खून पाना चाहते हैं और अगर उन्होंने उसका खून निकाल दिया तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर पूरी तरीके से वैम्पायर्स का खात्मा हो जाएगा। तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी है। तब थॉमस सलीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से इस जंग में मेरा बेटा मारा गया, डेविड जो कि मुझे काफी अजीज था, मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ भी नुकसान हो, लेकिन आखिर तुम्हारी वजह से, इस जंग की वजह से मेरा बेटा मेरे हाथों से चला गया। लेकिन तब सलीन कहती है कि इसे मैं देखती हूँ और वो वहां से एक चाकू उठाती है और डेविड के पेट को वहां से चीर देती है और साथ ही अपने हाथ को भी उस चाकू से काट देती है। हम देखते हैं कि सेलिन अपने कटे हुए हाथ को उस डेविड के पेट में डालती है और अपना खून डेविड के खून से मिला देती है। तब हम देखते हैं कि दोनों खून आपस में एक दूसरे से मिलकर म्यूटेट होने लगते हैं। फिर सेलिन अपना हाथ डेविड के पेट से निकालकर अपनी बेटी ईव को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है और वो सबसे पहले उसी पुलिस वाले के पास में जाती है जिसे उसने बातें करते हुए सुना था कि ईव वहां से भाग चुकी थी। हम देखते हैं कि वहां पर सेलिन उस पुलिस वाले से मिलती है और उसे कहती है कि वो तुम ही थे जो मेरी बेटी की केस स्टडी के पीछे लगे हुए थे और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो। जैसा कि तुम समझते हो कि सभी भेड़िए खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी काफी सारी भेड़िए जिंदा हैं और वो एक नई प्लानिंग कर रहे हैं, एक नई चाल चल रहे हैं अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करने की। और अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया को विनाश से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। वो पुलिस वाला सलीन को बताता है कि आज से 1 महीना पहले सभी के खून की जांच हुई थी
जहां पर इंसानों का खून लिया गया था और उनमें ये पता चला कि सभी के सभी वैम्पायर्स हैं, उनमें एक भी भेड़िया नहीं निकला। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वैम्पायर्स और भेड़िए बराबर मात्रा में इंसानों पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भेड़िया बनेगा तो जरूर कोई वैम्पायर बनेगा। लेकिन उस रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर वैम्पायर्स मिले हैं, भेड़ियों का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि उन लोगों ने जरूर उनके खून को बदल दिया हो और वहां से कोई और खून रख दिया हो, जिसकी वजह से उन इंसानों के थ्रू हमें भेड़ियों का पता नहीं लगा। तब वहां पर सलीन समझ जाती है कि जरूर इनमें किसी एक बड़े आदमी का हाथ है, यानी कि जरूर वो कोई एंटीजन लैब का हेड ही होगा जो उन खून की अदला बदली को कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लैब के अंदर वहां का हेड, जिसका नाम है जेकब, वो अपने बेटे क्विंट को कुछ इंजेक्शन लगा रहा होता है। और तब हमें इस बात का खुलासा होता है कि आखिर वो उस लड़की को क्यों पाना चाहते थे। आखिर एंटीजन लैब का काम क्या है। हमें ये पता चलता है कि एंटीजन लैब एक्चुअली भेड़ियों के द्वारा संचालित की गई एक ऐसी कंपनी है जो कि वैम्पायर्स के खून को निरीक्षण करके उनको किस तरीके से और यूटिलाइज किया जाए, उनके खून को म्यूटेट करके किस तरीके से भेड़ियों की शक्ति को और बढ़ाया जा सके, उन सभी बातों पर ये लैब निरीक्षण कर रही होती है। और हमें ये पता चलता है कि माइकल और सलीन की जो बेटी पैदा हुई है जिसका नाम है ईव, उसके अंदर काफी असीम शक्तियां हैं, यानी कि कुछ शक्तियां भेड़ियों की और कुछ शक्तियां वैम्पायर्स की। अगर उनका खून भेड़ियों को लग जाएगा तो वो काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे, उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी और साथ ही उनकी मांसपेशियों में काफी ज्यादा इजाफा होगा। और इसी वजह से वो सभी एंटीजन लैब वाले उस लड़की यानी कि ईव को ढूंढ रहे होते हैं जो कि सब्जेक्ट 2 है। और हम देखते हैं कि वहां का लैब का हेड यानी कि जेकब अपने बेटे क्विंट को उस ईव का खून चढ़ाता है और उसे कहता है कि इस खून से तुम्हें बेशुमार ताकतें मिलेगी, तुम्हारी तेजी बढ़ जाएगी, तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी फास्टनेस, सब कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी जैसे पहले कभी नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलीन उस पुलिस वाले के साथ में मिलकर काफी सारी गोलियां यानी कि जो कि सिल्वर नाइट्रेट युक्त है, वो काफी सारे बम अपने साथ में ले लेती है, बंदूकें ले लेती है, गोलियां ले लेती है, ताकि वो उस एंटीजन लैब में जाकर उन सभी भेड़ियों का सफाया कर सके। और साथ ही वो उस पुलिस वाले को एक काम देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हें बोलूं तब तुम सारे कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स पे अपनी नजर रखना, ताकि मुझे पता चले कि आखिरकार हर फ्लोर पे हो क्या रहा है। वहां से सलीन और वो पुलिस वाला एक कार में बैठकर एंटीजन लैब की ओर जाते हैं और हम देखते हैं सलीन उस लैब में एंट्री लेती है। वहां के पुलिस वाले सलीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास में सिल्वर नाइट्रेट की गोलियां होती हैं, अब क्योंकि सलीन एक खास तरीके की म्यूटेट हुई हुई एक नई प्रजाति होती है, क्योंकि उसने अलेक्जेंडर कॉर्विनस का खून पिया होता है, इसकी वजह से ना तो उस पर अल्ट्रा वायलेट गोलियों का असर होता है और ना ही उस पर सिल्वर नाइट्रेट की गोलियों का असर होता है। और सलीन वहां पर काफी गोलियां खा लेने के बावजूद भी वहां से निकल जाती है और वो लिफ्ट में एक एक करके सभी फ्लोर्स पर बम लगा देती है। सलीन उस पुलिस वाले के साथ में एक माइक्रोफोन के द्वारा कम्युनिकेशन करती है और उस पुलिस वाले को कहती है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ और साथ ही तुम रिसेप्शन पे जाकर उन सभी कंप्यूटर्स को मॉनिटर करो, ताकि मैं जहां पर भी जाऊं तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहो। और सेम वैसा ही होता है, वो पुलिस वाला जाकर रिसेप्शन पे उन कंप्यूटर को मॉनिटर करने लगता है और जहां पर भी सलीन जा रही होती है वो उसे डायरेक्शन देता रहता है। वही दूसरी तरफ सलीन वहां पर एक रूम में पहुंचती है जहां पर वो देखती है माइकल की बॉडी भी डीप फ्रीज के अंदर जमी हुई होती है। वो सोचती है कि उसे बचाए, लेकिन तब वहां पर वो पुलिसमैन कहता है कि तुम्हारी बेटी को जेकब और क्विंट वहां से लेकर भाग रहे हैं, तुम्हें जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना चाहिए। तब वहां पर सलीन सोचती है कि मैं क्या करूं, बेटी के पास जाऊं या माइकल को बचाऊं। तब वो एक डिसीजन लेती है और माइकल के डीप फ्रीज पर एक गोली मार देती है ताकि उसकी बर्फ जल्दी से पिघलना चालू हो जाए और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है। हम देखते हैं कि जेकब सलीन की बेटी को वहां से कार से लेकर भागने ही वाला होता है, लेकिन सलीन ठीक मौके पर पहुंचकर उस कार को बहुत ही जोर का धक्का देती है और वो कार गिर जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ बेकाबू स्थिति में हो जाता है। तभी वहां पर क्विंट आ जाता है और क्विंट अपने असली रूप यानी कि भेड़िया बनकर वहां पर सलीन से लड़ने के लिए आता है और हम देखते हैं कि सलीन और उस क्विंट के बीच में बहुत ही धाकड़ लड़ाई होती है। उसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर जेकब उसकी बेटी यानी कि ईव को मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी मां सलीन की मदद ना कर सके और वो ये लड़ाई जीत जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ईव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो जेकब से लड़ने लगती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर डेविड आ जाता है। डेविड वही होता है जो कि पहले मर चुका था, लेकिन अब वो भी सलीन के खून को पाकर असीम शक्तियों का मालिक हो चुका होता है और वो वहां पर आकर ईव को बचाने लगता है। हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन तभी डेविड अपनी शॉटगन निकालता है और उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेकब ईव पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन ईव अपनी शक्तियों की वजह से
उस जेकब को मार पाती है और उसे वहीं पर खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेलिन यहाँ पर क्विंट से लड़ रही होती है। वो एक लिफ्ट में बचने के लिए वहां से निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर क्विंट आकर उस लिफ्ट का तार काट देता है और वो लिफ्ट तेजी से सेलिन की ओर गिरने लगती है। लेकिन वहीं पर सेलिन अपनी बंदूक निकालती है और लिफ्ट की ग्राउंड पर मारने लगती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि लिफ्ट उसके करीब तक आती है, तब तक वहां पर काफी सारी गोलियां सेलिन उस लिफ्ट की ग्राउंड पर चला चुकी होती है। और जैसे ही वो लिफ्ट सेलिन के ऊपर गिरती है, लेकिन सेलिन उसका ग्राउंड यानी कि इसकी सीलिंग तोड़कर वहां से निकल जाती है। सीरियसली गाइज, वो इस मूवी का मैं समझता हूँ कि सबसे अमेजिंग सीन था। वहां पर अब सेलिन क्विंट से लड़ने लगती है और हम देखते हैं क्योंकि क्विंट काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसकी शक्तियां काफी ज्यादा होती है और उस पर कोई भी वार काम नहीं आता। साथ ही सेलिन उस पर काफी गोलियां चलाती है, लेकिन क्विंट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। तब वहां पर सेलिन को सीढ़ियों से ऊपर जाने का एक रास्ता दिखता है और वो काफी छोटा होता है। इसकी वजह से सेलिन उसके अंदर चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर क्विंट का साइज काफी बड़ा होता है और वो उसके अंदर नहीं जा पाता। इसलिए वो अपने इंसानी रूप में आता है ताकि वो उस छोटे रास्ते में घुस सके। और हम देखते हैं कि पीछे से क्विंट आकर सेलिन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी सेलिन एक पैतरा आजमाती है और उसके पेट को अपने नाखूनों से चीर कर वहां से आगे बढ़ जाती है। तब हम देखते हैं कि वहां पर क्विंट के घाव काफी जल्दी भरने लगते हैं। तब क्विंट सेलिन को कहता है कि मेरे घाव काफी जल्दी भर जाते हैं। तब सेलिन कहती है कि यही तो मैं चाहती थी। और हम देखते हैं कि सेलिन अपने हाथ से ग्रेनेड की चाबी निकालकर क्विंट के पास फेंकती है और जब क्विंट उस चाबी को देखता है तो वो समझ जाता है कि सेलिन ने उसके अंदर एक बम डाल दिया है और सेलिन वहां से भाग जाती है। क्विंट काफी कोशिश करता है कि वो अपने पेट से उस बम को निकाल सके, लेकिन हम देखते हैं कि क्विंट उस बम को नहीं निकाल पाता और वो अपने शरीर को वापस से भीड़ी के अंदर बदलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि बम वहां पर फट जाता है, लेकिन उसका क्विंट पर कोई असर नहीं होता और क्विंट हंसने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उस बम के फटने की वजह से उसमें जो सिल्वर नाइट्रेट था वो पूरी तरीके से क्विंट के शरीर में फैल जाता है और क्विंट बहुत ही जोरदार से एक गुब्बारे की तरह फटता है और इसी के साथ सभी भेड़ियों का नाश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईव को फिर से एक विजन आता है। वो आकर सेलिन को कहती है कि ये जरूर माइकल का विजन होगा और फिर सेलिन, ईव और डेविड तीनों छत की ओर भागते हैं ताकि वो माइकल को बचा पाएं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां से माइकल को कोई हेलीकॉप्टर में भगाकर ले जाता है और तब सेलिन ही कहती है कि वो चाहे माइकल को इस पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाए, मैं जाऊंगी और उसे ढूंढ कर वापस ले आऊंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस कहानी का 5वां पार्ट जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।